साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद त्यागपत्र पर अधूरी बातचीत को पूरा करने के लिए आज मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ। जयेंद्र कुमार के त्यागपत्र पर बातचीत करते हुए मैंने मृणाल के जीवन पर बातचीत शुरू की थी और विश्लेषण करना शुरू किया था पिछली वीडियो में। आज मैं उस बातचीत को और अन्य पहलुओं को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा करूंगी। तो आइए करते हैं त्यागपत्र उपन्यास पर कुछ बातचीत। त्यागपत्र की मृणाल की अतृप्ति और मानसिक क्षोभ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो रहा इस उपन्यास के अंदर, वो था उसका स्वाभाविक विकास ना होना। अपनी स्वाभाविकता की अनदेखी के कारण से ही मृणाल लगातार उपन्यास में टूटती हुई नजर आती है और समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो मानी जाती है परिवार, उसका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाता है। अपने अस्वाभाविक जीवन की समस्याओं से जूझते हुए मृणाल में समाज व्यवस्था के प्रति जो तीखापन असंतोष उभरता है, वह उसका द्वंद्व है। उसी द्वंद्व से वो जूझती है उस उपन्यास के अंदर, जो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध उसे ले जाने में मदद करता है। सामाजिक मान्यताओं का विरोध करती है मृणाल। यहाँ नैतिकता का संकट परिवार और मूल्यों के बीच से ही पैदा होता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार टूटेगा ही टूटेगा और सब मृणाल भी उसमें टूटती जाती है। मृणाल की उपेक्षा करके जब उसके जीवन की डोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दी जाती है जिसे उसकी जरा सी भी चिंता नहीं है और जो उससे उम्र में भी दोगुना है, तो उसका हश्र तो आप समझ ही सकते हैं। त्यागपत्र और मृणाल की समस्या का आरंभ भी यहीं से होता है। परिवार की मर्यादा भी यही है कि वे एक लड़की की बाह किसी के हाथ में देकर अपनी जिम्मेदारी से निभा करके लोग संतुष्ट हो जाते हैं और समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लिया। चाहे पति जैसा भी मिले, घर जैसा भी मिले, उसमें उसको होम कर देना या उसके जीवन को एक तरह से खपा देना, ये हमारे समाज की आम धारणा रही है और आम उनका व्यवहार रहा है। मृणाल ने परिवार के निर्णय को भी स्वीकार कर लिया और संस्थागत वैवाहिक मूल्यों को भी स्वीकार कर लिया और उसके साथ मानवीय होने की जरूरत न परिवार ने समझी और न ही उसके तथाकथित पतिदेव ने। परिणाम क्या हुआ कि एक सच को मानो जुर्म मानकर उसे घर से निकाल दिया गया, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए सच बोल करके जब उसने अपनी अपनी जीवन की सच्चाई को अपने पति के सामने बयान करने की कोशिश की तो उसे इसको घर निकाला मिल गया और दुनिया में दर दर भटकने के लिए उसे मजबूर कर दिया गया। नैतिकता का संकट तो यहीं से पैदा हो जाता है जब सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाकर मृणाल जीवन जीती है। अब वो समाज की मर्यादाओं से बाहर जाती है और समाज की मान्यताओं को खारिज करती जाती है। वो प्रमोद से कहती है कि प्रमोद, ये बात तो ठीक है कि सत्य को सदा नए प्रयोगों की अपेक्षा है, लेकिन उन प्रयोगों में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जान की अधिक समाज दर नहीं रह गई है। जिसका समाज में कोई मूल्य ही नहीं है, उसके लिए क्या? यानी समाज की प्रतिष्ठा वे ही संभालें जिनकी समाज में महत्ता अधिक है, दर अधिक है। जीवन में प्रयोग तो वही कर सकते हैं जिनकी समाज को कोई जरूरत नहीं है। समाज के मूल्यों को नकार कर मृणाल का जीवन में ये प्रयोग ही, जो खुद को उच्छिष्ट मानती है और स्वयं को समाज की जरूरत से अलग मानती है, पर यह उसके द्वारा नए मूल्यों की खोज ही है जो रूढ़ी से प्राप्त मूल्यों को खारिज करके वो प्राप्त करना चाहती है। मृणाल में सतीत्व को खोने के त्रास का अस्वीकार भी उसके एक ऐसे अंतर्द्वंद का परिणाम है जो समाज की बलि चढ़ती उसकी इच्छाओं की मृत्यु में दिखाई पड़ती है। मृणाल निरंतर दुखी होकर भी, त्रास पाकर भी जिस जीवन को जीती है, वह उसकी प्रतिक्रिया का स्वाभाविक विकास ही है जो हर सूरत में उसे लगातार आगे बढ़ाता रहता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या परिवार और संस्थागत मूल्यों के लिए स्त्री या पुरुष के जीवन को इस कदर नियंत्रित किया जा सकता है कि उसके स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया ही बंद हो जाए, बाधित हो जाए? त्यागपत्र में मृणाल समाज की मर्यादा को खुद आगे बढ़कर नहीं तोड़ती, समाज की विवाह नामक संस्था ही उसे अपने से मुक्त कर देती है। जैनेन्द्र इस प्रसंग में स्वयं कहते हैं कि समस्या यहाँ पहले पति की ओर से उठाई कही जा सकती है,
विवाह की मर्यादा को मृणाल तोड़ती नहीं, बल्कि उसे मर्यादा को मानो स्वयं छोड़ देती है। उसके आगे उसके आचरण को विवाह की मर्यादा से नापने का सुविधा हमारे पास नहीं है। मृणाल को पति घर से निकाल देते हैं, फिर वे उनकी तरफ से मर भी जाए तो उन्हें चिंता नहीं। यानी विवाह की हर प्रकार की मर्यादा उसके ऊपर अलग से खींच ली जाती है, उसके ऊपर से हटा ली जाती है, मानो वह पत्नी रह ही नहीं जाती, केवल व्यक्ति रूप में एक नारी रह जाती है। समाज की वो अवज्ञा ही करती है, यह उसकी सविनय अवज्ञा है। समाज के भीतर रहकर तो विरोध और विद्रोह की यहाँ गुंजाइश होती नहीं है। विरोध तो समाज से बाहर रहकर ही हो सकता है, हम समाज के अंदर रह के विद्रोह नहीं कर सकते। पर उसका तरीका यह सविनय अवज्ञा ही है। यही कारण है कि ज्ञानेंद्र के साहित्य में जीवन का बोध भी समाज सापेक्षी होता है। समाज से बाहर जैसे जीवन को समझना और जी पाना संभव ही नहीं है। यहाँ जीवन की सार्थकता व्यथा की प्रतीति में, और जिसमें तिल तिल मरती जा रही मानवीय संवेदना की प्राण प्रतिष्ठा है, सबको सबके दिल को झकझोर देने वाली मार्मिक तरलता भी है। इसे अभिव्यक्ति की भूमि पर प्रतिष्ठित करने के लिए ज्ञानेंद्र ने मृणाल जैसे एक व्यक्तित्व को चुना इस उपन्यास के लिए, जिसकी चारित्रिक ईमानदारी और संबंधों के प्रति कृतज्ञता, हर संबंध के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है मृणाल, और एक नए भावलोक की सृष्टि कर देते हैं ज्ञानेंद्र कुमार इस पात्र के माध्यम से। मनुष्य जीवन की सार्थकता को व्यथा और समाज की अच्छी आकांक्षाओं में देख करके ज्ञानेंद्र ने भारतीय संस्कृति की उदात्तता को ही प्रतिष्ठित किया है। किसी नए जीवन मर्म की स्थापना उन्होंने नहीं की है। यहाँ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि व्यक्ति की दुखद परिणति और उसे उसे टूट के कगार पर आने की नैतिक जवाबदेही क्या समाज की नहीं है? कि वो टूटन की तरफ गई क्यों? क्या समाज के प्रति व्यक्ति की नैतिकता से अलग व्यक्ति के प्रति समाज की कोई नैतिकता नहीं है? जैनेन्द्र इसका जवाब देना नहीं चाहते थे। उनके सदाशयी जज अपनी ही बुआ के प्रति द्रवित होते हुए यही कहते हैं कि बुआ पापिष्ठा थी। उनके कथन का सीधा अर्थ यही है, क्योंकि समाज उन्हें पापिष्ठा मानता है। पर उनकी विवशता यह है कि वे अकेले में 4 बूंद आंसू गिराकर संतोष कर लेते हैं और कह देते हैं कि चलो, उनका इतना धर्म तो है ही कि जीते जी उनके लिए कुछ करते तो बन नहीं पाया मुझसे, उनकी याद में आंखें ही भिगो लें। समाज में उन्हें करने की छूट नहीं है, तो फिर वे समाज से ये पूछने की हिम्मत ही कैसे कर सकते हैं कि पूछें कि उनकी बुआ की मौत का जवाबदेही समाज है और उनके अंतर्द्वंद का परिणाम है उनका त्यागपत्र। प्रमोद अपने अंतर्द्वंद के परिणाम स्वरूप ही त्यागपत्र देता है अपने उस जज के पद से। यह त्यागपत्र वस्तुतः जज का अपनी बुआ के प्रति प्रायश्चित ही है। उनके जीते जी कुछ ना कर पाने की मजबूरी है और प्रायश्चित है। ज्ञानेंद्र की भविष्य के प्रति नियति भी यह समाज के प्रति मौन विद्रोह की भूमि को बनाती है, और प्रमोद और मृणाल दोनों ही समाज से बाहर जाने का जोखिम उठाते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं, समाज की संस्था को अस्वीकार करते हैं। इस अस्वीकार में वे खुद भी अस्वीकृत होते हैं और समाज उन पर आंसू बहाने के लिए उपस्थित नहीं होता, पर वे समाज के सामने उसके अस्तित्व का एक बड़ा भारी सा प्रश्न छोड़ देते हैं। इसीलिए ये समाज के प्रति विमुखता न तो ज्ञानेंद्र के समाज के प्रश्नों से पलायन है और ना ही उनके चरित्रों का कोई भी। सच तो यह है कि समाज व्यवस्था की यथास्थितिवादी ढांचे को बनाए रखने के लिए चरित्रों की टूटन जो है ज्ञानेंद्र ने त्यागपत्र में समाज की, जो उस समय के समाज की संरचना को ध्वस्त करने की ही प्रस्तावना की है। त्यागपत्र में नैतिकता के द्वंद्व की बहुत ही प्रभावशाली भूमिका है। नैतिकता का द्वंद्व है इस पूरे उपन्यास में। अपने अतीत से मुक्त हो पाना जीवन में संभव नहीं हो पाता। मनुष्य की सारी क्रियाएं तो उसी से जुड़ी होती हैं, उससे कैसे मुक्ति हो सकती है? हम अतीत को कैसे भूल सकते हैं? मनुष्य के स्वभाव में ही यह होता है कि वह विगत को भूल ही नहीं पाता है। वह दूसरी यात्रा करके भी उदास होता है क्योंकि अतीत उसको मथता है। ज्ञानेंद्र के उपन्यासों में अतीत के द्वंद्व बहुत ही तीखेपन से उभरते हैं, जिनमें नैतिकता की पारंपरिक धारणा से कहीं मुठभेड़ है और कहीं लड़ाई है, और कई बार चुनौती देते भी हैं वो, और कई बार टूटकर बिखर जाते हैं। मृणाल की को देखें तो उसका सारा द्वंद्व वर्तमान से अतीत की टकराहट का द्वंद्व है।
वर्तमान और अतीत टकराते हैं उसके जीवन के बदहाल समय का एक एक क्षण अतीत का ही तो परिणाम है। आज जो जीवन भोगती है वो अतीत में जो उसने किया, अतीत का जो उसने यहाँ बयान किया, वही उसके लिए मारक स्थिति बन जाता है। किशोर जीवन में प्रेम और उसके उल्लास का दमन, भाभी द्वारा दैहिक प्रताड़ना और कटुक्तियां, अनमेल विवाह, पति का पशुवत व्यवहार जैसी अनेक घटनाओं का उदाहरण यहाँ पे हम दे सकते हैं उसके जीवन को बताने के लिए, जिसने मृणाल की दुर्दशा में क्रूर भूमिका निभाई। यह अतीत उसके सामाजिक सरोकार और नैतिक मूल्यों के से संबंधित है। इसलिए मृणाल जैसे जैसे कदम बढ़ाती है वैसे वैसे विगत की घटनाएं, पिछली घटनाएं उसके आगे आती जाती हैं, पर दुविधा में बहुत वो उग्र होती जाती है और फिर भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि समाज व्यवस्था से छेड़छाड़ ठीक नहीं है, और अगर वह टूटती है तो व्यक्ति का बनना और बिगड़ना दोनों ही रुक जाएगा। त्यागपत्र में प्रमोद में भी अतीत का ये द्वंद्व बहुत गहराया हुआ सा दिखाई पड़ता है, और नैतिकता से मुठभेड़ की तिलमिलाहट भी दिखाई पड़ती है, जो मृणाल की चिट्ठी पढ़ने के बाद कहता है, पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, व्यर्थ क्यों बढ़ाऊं, और जहां जिस अवस्था में मैंने बुआ को पाया उसका वर्णन करते मुझे कष्ट होता है। वर्णन नहीं करूंगा, पर क्यों क्यों बुआ की मांग मुझसे पूरी न हुई, इस क्यों का उत्तर अब मैं देता हूँ। उत्तर है मैं क्षुद्र था, क्यों वकालत में आंख लड़ाकर खुद भूलने में लगा रहा, क्यों मन में मानता रहा कि ठीक हूं, क्यों कर्तव्य को दबाता रहा और क्यों अकर्तव्य करता रहा। उत्तर है कि मैं बुद्धिमान था, सरल नहीं। तौल तौल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी, इसलिए आज जो असली तराजू है उसमें हल्का तुल रहा हूं। उस प्रमोद के द्वंद्व का उदाहरण देखने को मिलता है। बहुत द्वंद्व में है प्रमोद, उसकी सोच और विचार प्रक्रिया में अतीत की इतनी गहरी पीड़ा है जिसका बयान करने में उसके शब्द असमर्थ महसूस करते हैं, और इस तरह धीरे धीरे त्यागपत्र की ओर वो बढ़ता है और वो प्रायश्चित करता है। पत्र मनुष्य के जीवन, उसकी हार जीत, छल छद्म और उसके अवसाद को अभिव्यक्ति देता है। ऐसा त्रासदी बन गया जिसमें आप अपने जीवन की सार्थकता और व्यर्थता दोनों को खोज सकते हैं और नए सिरे से जीवन के अर्थ पा सकते हैं। इस उपन्यास में परंपरागत मूल्यों का आक्रामक तिरस्कार है, तो नए मानवीय संबंधों की खोज का प्रयत्न भी है। यही कारण है कि इसे व्यवस्था विरोध का उपन्यास भी कहा जाता है। इस उपन्यास में गांधीवाद की अंतर्धारा भी मौजूद है, जो मनोविज्ञान की सूक्ष्म सारणियां भी हैं। पाप पुण्य की समीक्षा से आरंभ होता वह उपन्यास त्यागपत्र के साथ साथ समाप्त होकर अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। त्यागपत्र किससे? उत्तर है जजी से, मायने व्यवस्था से, समाज से, सदियों से चली आ रही दमघोटू परंपराओं से। प्रमोद मानता है कि उसने अपनी बुआ की मदद नहीं की। प्रमोद मानता है कि उसने अपनी बुआ की मदद नहीं की। दुनिया को न्याय देते रहने वाला व्यक्ति ही मैल बटोरता रहा और अपनी आत्मा की ज्योति को ढक जाने दिया। उसे अब यह नहीं चाहिए। उसकी इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि उसने यह तय कर लिया था कि यह पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, जिसमें रहकर या उसे स्वीकार करके मानवीय बने रहना संभव नहीं है। व्यवस्था विरोध का ये एक स्तर है। मृणाल द्वारा समाज को तोड़ना फोड़ना वह भी नहीं चाहता, और स्वयं उसी के बनाए मूल्यों के विरुद्ध जाना व्यवस्था का विरोध का दूसरा स्तर माना जाता है। यह समाज तो अपने कुकृत्यों को अनैतिक ठहराता है। वस्तुतः मृणाल के रूप में जैनेन्द्र ने ऐसी भारतीय स्त्री का चित्रण किया है जो पूरी हिंदू समाज व्यवस्था के लिए चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। जैनेन्द्र की पद्धति और लेखकीय कौशल से संभव हुआ है, और इतनी आक्रामक छवि लिए हुए भी मृणाल बहुत ठंडी और परास्त सी दिखाई पड़ती है उपन्यास में, पर वे एक सुलगती हुई आग है जिसकी जद में हमारा पूरा समाज शामिल है। त्यागपत्र में प्रमोद का भी स्वयं पर किया गया पश्चाताप वस्तुतः समाज के प्रभु वर्ग को, जो बड़ा वर्ग है और संपन्न वर्ग है, उसकी निरर्थकता और अकेलेपन को सामने लाने में समर्थ होता है। समाज की सारी दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं पर है, क्योंकि इनके ही समर्थन से समाज के मूल्य नियंत्रित होते हैं। इन्हीं पर है सत्ता के पाए मजबूत
मैंने अपने चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा की बाढ़ खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली है। कोई अपवाद उसको पार करके मुझ तक नहीं आ सकता। पर उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ को खट्टा बना देती है। क्या वह याद मुझे चैन लेने देगी? मुझको नहीं मालूम कि वह कैसे मरी। घुल घुल कर मरी, इतना तो जानता हूं कि वो परेशान होकर मरी। अपने में बिखर गए प्रमोद का ये कथन स्पष्ट करने के लिए काफी है कि प्रतिष्ठा की खड़ी बाढ़, प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए उसके आसपास जो दायरा था, उसकी मजबूती में इतनी सड़ांध और कितनी कायाओं की रुदन है। इससे अलग रह पाने के बावजूद सिर्फ याद से ही चैन खो जाता है उसका। मृणाल को यातना भरी मौत की याद जब उसे आती है, प्रमोद का कांपते जाना और यह स्वीकार करना कि उसका घुल घुल कर मर जाना उसे मालूम है, यह भी बताता है कि उसे वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी है। और अगर वह चाहता तो मृणाल की मृत्यु उतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो पाती। त्यागपत्र में समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रति भी संवेदना इतनी घनी है कि यह घोषित सा लगता है कि जितने ऊपर उठे हुए लोग हैं वे दबे कुचले लोगों की नींव पर टिके हुए हैं। यह वर्ग अपने को खोकर ही बड़ा बनता जाता है। प्रमोद कहता है उपन्यास के अंदर कि मुझे मालूम है कि मैं अपने को खो सका हूं, तभी सफल वकील और बड़ा जज बन सका हूं। ये अपने को खोना है क्या? अपने को खोना अपने स्वत्व को खोना है, अर्थात जिम्मेदारियों और नैतिक मानदंडों से अलग रहकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन भौतिक समृद्धि आत्मिक शांति का कारण नहीं बन सकती। कभी भी आप भौतिक सुखों से आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम या आप बड़े होते हैं, बड़े पद पर पहुंचते हैं, तो कहने की कुछ नैतिक जिम्मेदारियों को पीछे दरकिनार करके उनसे मुंह मोड़ के ही आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद भी हम इस बात की गारंटी नहीं दे पाते कि हम आत्मिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उसी अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे और एक के बाद एक हम अपने आप को पैसे की उस अंधी दौड़ में और पद पाने की दौड़ में अपने आप को लगाते रहेंगे। उसमें कहीं ना कहीं एक चोर छुपा होता है जो व्यक्ति को निरंतर अकेला करता जाता है। प्रमोद अपने कथित बड़प्पन को इसलिए तुच्छ मानता है कि उसने मानवीय दायित्व जिम्मेदारी भुला दी। इस पश्चाताप में जलता हुआ प्रमोद समाज को बदलने के लिए स्वयं उसकी नींव भले न खोदता हो, पर उसके प्रति जो तिरस्कार भाव उसमें पैदा करता है या पैदा होता है, उससे सीधा हमें अंदाजा हो जाता है कि उसने समाज को उसकी मान्यताओं सहित खारिज कर दिया है। प्रमोद का समाज के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण असहयोग से प्रेरित है। इस उपन्यास में वैचारिक रूप से गांधीवाद की पुष्टि है। इसका कथ्य उसकी पृष्ठभूमि पर निर्मित है। मृणाल जब शास्त्र से नहीं आत्मव्यथा से मिले ज्ञान की बात करती है, तो उसमें शास्त्र बनाम आत्मव्यथा का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। मृणाल को मालूम है कि उसे ज्ञान मिल गया है जो आत्म व्यथा से आया है, आत्म दुख से आया है, अपनी पीड़ा से आया है, तो उसे पाने के लिए ही जीती रही। वह हताश नहीं है और ना ही किसी की सहायता की उसे कोई जरूरत है। वह सहायता भी सिर्फ सांत्वना के लिए चाहती है, जिससे उसका मन समाज का दुख मिटाने के लिए या उठाने के लिए पक्का होता रहे। प्रतिष्ठा के प्रति वह प्रमोद की तरह ही बहुत उदासीन है, उसे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। त्यागपत्र में प्रमोद और मृणाल द्वारा समाज के प्रति जो व्यक्त तिरस्कार दो ध्रुवों पर केंद्रित है। एक ध्रुव पर मृणाल है और एक ध्रुव पर प्रमोद है। दोनों ने समाज का तिरस्कार किया, पर दोनों दो ध्रुवों पर बैठे हुए हैं। मृणाल समाज के विरुद्ध आचरण करके उसको त्याग देती है, त्यागने योग्य बनाती है, जबकि प्रमोद समाज व्यवस्था के भीतर रहते हुए उसका निषेध करता हुआ पद मुक्त करता है, अपने आप को पद छोड़ देता है। तो दोनों के दो ध्रुव हैं, दोनों दो तरह से समाज को त्यागते हैं। दोनों का समाज से अलग रहकर टूटना वस्तुतः असहयोग का आवाहन है। यही असहयोग जब अवज्ञा का रूप धारण कर लेता है तो उसे खुले विद्रोह की भूमिका तैयार हो जाती है। यहाँ पर व्यवहारिक स्तर पर यह स्थिति पैदा नहीं हो पाती है। मृणाल समाज में रिश्ते पिस्ते रहकर भी उसका हित चाहती है, मतलब समाज में मरती रहती है, दुखी रहती है, परेशान रहती, फिर भी समाज का हित चाहती है। मृणाल तो बहुत अजीब चरित्र है, जिसका सूत्र है आत्मपीड़न से होने वाले हृदय परिवर्तन से जुड़ना। अपने को मारकर हृदय बदलने की अवधारणा भी यहाँ गांधी दर्शन से ही आई है। कहना होगा कि यह सामान्य प्रतिरोध नहीं कहा जा सकता मृणाल का, ये सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, और इसलिए अपने आप में जटिल पात्र है मृणाल।
यह अलग बात है कि जब समाज में संवेदना ही ना बची हो तो उसके हृदय परिवर्तन की उम्मीद बेकार ही है। त्यागपत्र में इस व्यर्थता का बोध भी कम तीखापन लिए हुए नहीं है, फिर भी इसमें आत्म पीड़न अधिक है। अपने आत्मा की पीड़ा का बयान अधिक है, बाह्य प्रतिरोध कम है। इस उपन्यास में हमें कहीं विरोध मुखर रूप में देखने को नहीं मिलता, आत्म पीड़ा से उपजा हुआ ही लगता है। और त्यागपत्र एक औरत की दीनता की कथा है, और इस दीनता की कथा के बहाने हिंदू समाज की मान्यताओं के विरुद्ध एक खुली अदालत बन गया है ये उपन्यास, जिसमें समूचा समाज कटघरे में खड़ा हो जाता है। मृणाल और प्रमोद अपने अपने स्तर पर समाज को उसकी मान्यताओं सहित तिरस्कृत कर देते हैं। उपन्यास में संवाद बहुत संयत है, जिसकी एक एक पंक्ति बड़ी बड़ी अर्थों को छिपाए हुए है। देह की व्यर्थता और मन की पवित्रता की सिद्धि की मिसाल मृणाल जैसा चरित्र ऐसा बन चुका है जो कि अति आधुनिक नारी को भी अपने संघर्ष और विचार से हरा देगी। और दीन भी इतनी है कि समाज व्यवस्था की कुटिलता से घृणा हो जाए। त्यागपत्र की कथा का जो अर्थ है यही है कि त्यागपत्र भाषा के मौन का, शब्दों की गंभीर व्यंजना का और गद्य के सौष्ठव का एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जो जैनेन्द्र के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलता। घटनाएं यहाँ बहुत कम है और कथा की चादर तो बहुत ही झीनी है, जिससे हिंदी में एक नए ढांचे में उपन्यास लेखन की शुरुआत हो सकी। यह किसी एक उपन्यास से संभव हुआ है, वह अपने आप में एक विलक्षण घटना है। त्यागपत्र भारतीय स्त्री की नियति, विडंबना और उसके संघर्ष को परिभाषित करने के साथ साथ मनुष्य जीवन की सार्थकता और व्यर्थता की खोज का उपन्यास भी है। इसमें हम नए सिरे से अपने जीवन के अर्थ पा सकते हैं। मनुष्यता पर श्रद्धा और जीवन के प्रति निष्ठा के अलावा इस उपन्यास में जो करुणा है वही हमें भौतिक चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। अपने आप में त्यागपत्र बहुत ही क्लासिक उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत ही अलग ढंग का उपन्यास है और जटिल उपन्यास है। तो इस बातचीत के साथ में का अंत करती हूँ और अगली वीडियो में नए विषय के साथ फिर आपके साथ मुखातिब होंगी। नमस्कार।